सो स्टार्ट कर दीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्राकृतिक संसाधन की जो सेकेंड टॉपिक जो आपको पढ़ाऊंगा वो है जल संसाधन। मैंने इसके पहले आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो हमारी टॉपिक होगी आपको जल संसाधन होगी, वाटर रिसोर्सेस। तो सबसे पहले जल संसाधन को कैसे डिफाइन करेंगे? वैसी संसाधन जो हम किससे प्राप्त करते हैं? जल से प्राप्त करते हैं। वैसी संसाधन जिसे हम जल से प्राप्त करते हैं वो क्या है हमारे लिए? वो हमको होगी जल संसाधन। सिंपल डिफिनीशन है, ज्यादा कोई बड़ी डिफिनीशन नहीं है। ठीक है, एक मिनट। वैसी संसाधन जो हम जल से प्राप्त करते हैं। अच्छा, संसाधन के बारे में मैंने आपको बताया था कि संसाधन वैसी पदार्थ होती है जिसका उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए करता है। ठीक है, वैसी संसाधन जिसका उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए करता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो जल संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जल क्या है? जल एक अकार्बनिक द्रव्य है। अकार्बनिक द्रव्य इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होती है? इसका फॉर्मूला में आपको होता है H2O। देखिए ये क्या है? H2O है। इसमें कार्बन नहीं लगा हुआ। कार्बन नहीं लगा हुआ इसलिए क्या है? अकार्बनिक। ठीक है, अगर कार्बन इसके फॉर्मूला में रहता तो ये कार्बनिक द्रव्य हो जाता। ठीक है, जल को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको लिक्विड ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये जीवन की द्रव्य है। ठीक, लिक्विड ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्यों लिक्विड ऑफ लाइफ बोलते हैं मैं आपको डिटेल में इसको बताऊंगा जब आपको जल प्रदूषण के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं उसी में आपको बताऊंगा इसको लिक्विड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है जल हमारे लिए। ठीक है, आपको पता है कि हमारी जो बॉडी का करीब करीब 70% जो हमारी बॉडी का पार्ट है वो जल ही से बना हुआ है। 70% भाग वो हमारे जल के बने हुए। यह एक कीमती, सीमित और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये बहुत कीमती है। अब इसकी कीमत कितनी है? जहाँ पे जल नहीं है उससे पता है कि बिना इसके तो हम लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रह नहीं सकते हैं। ये सीमित संसाधन है। सीमित कीमत चूंकि पृथ्वी पे आपको इसकी मात्रा जो है लिमिट में है। ठीक है, और ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय का मतलब ये नया नया, क्योंकि जो हमारे यहाँ वाटर साइकिल है ना, थ्रू जल चक्र जल चक्र के द्वारा ये क्या होती है? डिफरेंट जल जो होती है दोबारा आपको बनते रहते हैं। ठीक है, जल एक ऐसा द्रव्य है, मतलब एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जो तीनों अवस्था में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। ठीक है, जैसे आपको नेचुरली आपको तरल, जैसे आपको जितने सारे आप पानी देखते हैं वो तरल अवस्था में मिलती है। ठीक है, ठोस, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो हमारी पोलर रीजन होती है, अर्थ की पोलर रीजन पे जाकर के देखिएगा तो क्या है? सब बर्फ ही है। बर्फ है, आइस है। या फिर अगर कोई माउंटेन है तो माउंटेन के भी टॉप पे देखिएगा आइस से कवर है, नेचुरली बर्फ वहां जमा रहता है। ठीक है, तो ठोस बर्फ ही क्या है? जल ही का प्रकार है। और आपको पता है मैंने वाटर वेपर, जल वाष्प, जो हमारे वायुमंडल में करीब करीब पूरी वायुमंडल की 4% भाग जो होती है वो अदृश्य वाष्प के रूप में होती है। मतलब जैसे वायुमंडल में गैस होती है, धूल कण होते हैं, और तीसरी वायुमंडल की घटक जो होती है वो जल वाष्प होती है। ठीक है, तो वाटर वेपर जो होती है मतलब ये वेपर के रूप में है। तो जो जल है ना, जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो तीनों रूप से नेचुरली अवेलेबल है ऑन अर्थ। अच्छा, जल संसाधन है। अब जल संसाधन का हम अपनी मानव कल्याण के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं? जल का हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं? तो सबसे पहला उपयोग क्या है? जल को हम पीने के लिए करते हैं। दूसरा, इसके लिए हम सिंचाई के लिए करते हैं। इधर हम खेती में सिंचाई के लिए करते हैं, गमले में सिंचाई के लिए करते हैं, अपने बगीचे में करते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी अगर हम प्लांट प्रोड्यूसर को लगाए हैं तो वहां पे सिंचाई के लिए हम क्या करते हैं? जल संसाधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारे जल संसाधन हो गए। जल का उपयोग हम औद्योगिक उपयोग भी जल का है, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रियां जो होती हैं जल से ही चलती हैं।
बहुत सारी क्या, कोई हमको शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें जल की आवश्यकता नहीं होगी। तो औद्योगिक उपयोग भी इसका है। इवन जल का उपयोग हम ट्रांसपोर्टेशन में भी करते हैं, परिवहन में करते हैं। बहुत सारे हमारे जो परिवहन है थ्रू रिवर, रिवर होती है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारी नेशनल हाईवे 1 होती है, जैसे वैसे ही हमारी क्या है नेशनल वाटर वाटर रूट आपको 1 है, नेशनल वाटर रूट 2 है। जैसे इलाहाबाद से लेकर के जो आप हम चले जाते हैं पूरा ये वेस्ट बंगाल तक चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल से इलाहाबाद आ जाते हैं जल के द्वारा। बहुत सारे नाव, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हम बहुत सारे इसका उपयोग करते हैं। मनोरंजन के लिए भी हम इसका जल का उपयोग करते हैं, मनोरंजन के लिए भी जल का उपयोग होता है। आजकल बहुत सारे एक फैशन हो गया वाटर पार्क। अलग बात है कि वाटर पार्क में बहुत सारी जल वेस्ट होती हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए भी इसका उपयोग है। अपशिष्ट निपटान के लिए, सारा कचरा तो नदी में ही जाता है, अगर नदी नहीं हो तो नाला कहाँ गिरेगा। अपशिष्ट निपटान के लिए भी करते हैं। बहुत सारी वेस्ट जो है तो हम नदी में डालते हैं, पूजा पाठ करके डालते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी वेस्ट हैं जो हम नदी में डालते हैं। तो अपशिष्ट निपटान के लिए भी हम आपको जल का उपयोग करते हैं। अच्छा, जल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपको इंडिया के बारे में पढ़नी होगी। भारत में आपको पता है दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है, 18% आबादी। और जो आपको सतह जो क्षेत्रफल है हमारी जो जमीन की, वो पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की कितनी है, 2.45%। और जल संसाधन की जहां तक बात है तो पूरे विश्व में जितनी जल उपलब्ध है उसमें से इंडिया में केवल 4%। अब देखिए आप, आबादी हमारे यहाँ टोटल आबादी 18% है पूरे विश्व की, लेकिन जल हमारे यहाँ सिर्फ 4%। तो जल हमारे लिए बहुत कीमती संसाधन है ना। हमारी आबादी पूरे विश्व में ज्यादा है, 18% है, तो हमारे यहाँ 18% जल होनी चाहिए थी, बट है नहीं। इसलिए जो हमारे भारत में अभी वर्तमान में जो जल की आवश्यकता है प्रति वर्ष, वो करीब करीब आपको 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर। तो सोचिए 1100 बिलियन लीटर प्रति वर्ष हमारी रिक्वायरमेंट है। तो पूरे इंडिया की एक साल में कितनी जल की रिक्वायरमेंट है, जो 2050 तक बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर तक होगी, अनुमान है। ओके, तो ये हमारी कुछ भारत के बारे में, जल संसाधन के बारे में होंगे। ठीक है, पृथ्वी की सतह के लगभग 71% जो भाग है जल से ढका है, तो आप लोगों को पता होगा ही। लगभग हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसका 3.4 भाग जो है जल से ढका है। पृथ्वी की कुल संसाधन कितनी है, 326 मिलियन क्यूबिक मील है। मील है, मील। 1 क्यूबिक मील में लगभग 1 ट्रिलियन गैलन पानी होता है। ठीक है? तो हमारी पृथ्वी पे कुल उपलब्ध जल साधन कितनी है, 326 मिलियन क्यूबिक मील है। और 1 क्यूबिक मील में होता है लगभग 1 ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब क्या होती है आपको पता होगा ही, ट्रिलियन तो कितनी होती है। और आपको पता है कि जो हमारी जो टोटल जल है उसका करीब करीब केवल 2.5% ही क्या है, मीठी पानी है, मीठे पानी का स्रोत। बाकी जो शेष पानी क्या है, खरा पानी है, सॉल्टी वाटर। शेष पानी जो होती है सॉल्टी वाटर। ओनली आपको मीठी वाटर आपको 97.5। जबकि ग्रह के संसाधन महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो हमारी प्लानेट है, प्लानेट को बचाने के लिए, जो हमारी जो प्लानेट अर्थ है इसको बचाने के लिए जल संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे जल संसाधन, जो इतनी महत्वपूर्ण जल संसाधन है, इससे हम इतनी सारी काम करते हैं, जल से हम पीते हैं, सिंचाई, औद्योगिक, परिवहन, ये सब जो काम करते हैं। ये जल संसाधन का ना हमारे पास स्रोत क्या है, कहाँ से जल संसाधन आती है। जो पानी का प्राकृतिक स्रोत है जिसका हम उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पानी का स्रोत क्या हो गया, खारे पानी। ठीक है, खारा पानी मतलब समुद्री पानी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, खारा पानी हो गया समुद्री पानी।
तो पृथ्वी का अधिकांश पानी आपको पता है खारा ही है, करीब करीब 97.5%। अभी आपने पढ़ा इतना प्रतिशत पानी क्या है, खारा पानी। अच्छा, इसमें खरापन कितनी होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। तो 3.5% होती है इसकी खरापन है, 3.5। ठीक है, इसको 35 आपको पीपीएम भी बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब 100 में 3.5% खरा होता है। खरा होता किसके चलते हैं, इसमें होती है NaCl, सोडियम क्लोराइड होती है। ठीक है, सॉल्टी वाटर समुद्री पानी में मैक्सिमम क्या होती है, सोडियम क्लोराइड होती है। तो ये चीज, अच्छा क्लोराइड ज्यादा होता है सोडियम के कंपेयर, ज्यादा होता है। अच्छा, इस ये जो खारे पानी है, इसका जो सॉल्टी वाटर है, इसका हम क्या उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सॉल्टी वाटर का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्टी वाटर का उपयोग इधर हम पीने के लिए करते हैं और सिंचाई के लिए करते हैं। सॉल्टी वाटर से हम पानी पीते हैं, सॉल्टी वाटर से सिंचाई भी करते हैं। लेकिन सॉल्टी वाटर को हम डायरेक्टली नहीं पीते हैं। सॉल्टी वाटर को हम सबसे पहले क्या करते हैं, विलवणीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डीसैलिनाइजेशन। डीसैलिनाइजेशन, ठीक है, डीसैलिनाइजेशन। डीसैलिनाइजेशन मतलब डी मतलब रिमूव करना। ठीक है, सैलिनाइजेशन मतलब सॉल्ट, बी लवणीकरण मतलब जो उसमें लवण होता है, जो सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट को हटा देना। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस पानी से NaCl को हटा देते हैं, उसके बाद तब उस पानी को हम पीते हैं। ठीक है, डिसैलिनेशन एक प्रोसेस होती है, बी लवणीकरण एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, जल को पीने और सिंचाई के लिए उपयुक्त बनाते हैं। तो पहला आपने इसका उपयोग है पीने के लिए हो गया, सिंचाई के लिए हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं समुद्री जल का, तो आपने कभी देखे होंगे समुद्री जीव को हम खाते हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं तो अगर समुंदर है तब तो समुद्री जीव है। तो ये आहार के लिए भी हम इस वाटर का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे समुद्री जानवर हैं, समुद्री जो आपको चीजें हैं जिसको हम अपने आहार में खाते हैं। तो आपको मुख्य भोजन है, खासकर जो कोस्टल आपको कंट्री है, जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में तो बहुत लोग इसी पर डिपेंड है अपनी खाने के लिए। ठीक है, और इसका था, और इसका उपयोग क्या हो सकती है, जो ज्वार भाटा जो आती है, समुद्री जल का हम उपयोग करते हैं जल विद्युत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम जल विद्युत ऊर्जा, इससे हम विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं। बहुत सारे आपको तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे एक तो तरीका, सबसे फेमस तरीका क्या है, जो ज्वार भाटा है। सपोज कीजिए कि ये हमारी ओसेनिक वाटर यहाँ तक आती है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब ज्वार भाटा आता है तो पानी लंबा यहाँ तक चली जाती है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टरबाइन लगा देते हैं। जैसे ही वाटर इधर जाएगा तो ये टरबाइन क्या होगा, टर्न हो जाएगा, फिर वाटर इधर जाएगा तो दोबारा टर्न होगा। तो जब टरबाइन टर्न होगा तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो कभी कभी तो हम क्या करते हैं कि ये जो समुद्री जो होते हैं ना, तो यहाँ पे हम एक टरबाइन रख देते हैं। अब वो टरबाइन ऐसे समुद्री लहर देखिएगा, अगर बीच बीच में जाकर के देखिएगा, तो हमेशा पानी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये लहर छोटी छोटी बनते रहती है। तो वो ऊपर नीचे होते रहेगा, ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होते रहेगा। तो उसी ऊपर नीचे होते हैं ना, यहाँ पे हम कुछ ऐसी हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। बहुत सारे आपको सोर्स हैं। मैं आपको ऊर्जा स्रोत जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको थोड़ी बहुत बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, कि कौन कैसे कैसे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं समुद्र से। ठीक है, चौथा इसका उपयोग हो सकता है कि समुद्र सुंदर नज़ारों के लिए मनुष्य को लाभान्वित करता है। ये देखने में हमको क्या होती है, आनंद होती है। ठीक है, इसीलिए तो हम जैसे गोवा जाते हैं घूमने, हम आइलैंड आइलैंड कंट्री में जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो व्यू आपको अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो ये भी इसका आपको स्रोत हो सकता है। इसका उपयोग हो सकता है खारे पानी का, तो ये खारे पानी का इतना ज्यादा हम उपयोग करते हैं। सेकेंड स्रोत आपको पानी का होती है वो क्या है, भूजल। ठीक है, भूजल है सेकंड पानी का स्रोत। क्या है, जल की स्रोत क्या है, भूजल। भूजल आपको पता है ग्राउंड वाटर, मैंने आपको बताया था फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर में, ठीक है, आपको 2.5% फ्रेश वाटर होती है टोटल। इस 2.5% का करीब करीब 68% वाटर आपको क्या होती है, ग्लेशियर में होती है, ग्लेशियर में होता है। और करीब करीब 31% के आसपास, 30 पॉइंट समथिंग होती है। तो 31% के आसपास जो फ्रेश वाटर है ना, वो ये भूजल होती है।
ठीक है। तो भूजल आपको फ्रेश वाटर, मीठे पानी के संसाधनों में प्रचुर मात्रा में है, करीब करीब 31% है। ठीक है, भूजल। ठीक है, और भूजल आपको क्या होती है, आपको भूजल देखिए ऐसे हो, ये हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है, अर्थ सरफेस से देखिए मिट्टी और चट्टानों की परतों के माध्यम से जल जमीन में रिश्ते रहता है। ठीक है, क्या है कि मिट्टी ना, मिट्टी हमारी ऐसे होती है, अगर मिट्टी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ऐसे ऐसे आपको मिट्टी के आपको दिखेंगे। मिट्टी में इस तरह से स्मॉल पोर होता है। ठीक है, और इसी में जब यहाँ पे जल आता है, ये जल धीरे धीरे रिस रिस के जमीन में जाते रहता है, ऐसे 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 जाते रहते हैं, और जा करके यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ऐसे स्टोर होते रहते हैं, यहाँ पे ऐसे से क्या होती है, ये स्टोर होता है। तो ये जो भूजल होते हैं ना, ये जो यहाँ पे वाटर जो भूजल होता है, ये दो टाइप के स्रोत होते हैं। ठीक है, ये आपको क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक संकुचित जल झरने होते हैं और एक असंकुचित जल झरने। इसको जल झरने बोला जाता है, लेकिन झरना मतलब वो झरना मत समझिएगा जो पहाड़ से पानी गिरता है। ठीक है, ये वो नहीं है, ये एक्विफर है। एक्विफर के हिंदी भी झरना ही करके होता है। ठीक है, एक्विफर। एक्विफर देखिए होता क्या है, ये जो ग्राउंड जो जल के स्रोत हैं, भूजल है, ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी ऐसे होगी। ठीक है, ये हमारी ऐसे क्या होगी, पृथ्वी होगी। ठीक है, अब ये पृथ्वी ऐसे हमारी, अब देखिए ऐसे होता है क्या, जल क्या, इससे मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इस तरह से क्या है, एक यहाँ पे रॉकी मटेरियल होगा। ये देखिए बेड रॉक दिख रहा है ना, मतलब ये रॉक का बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से वाटर सिपोज करके आ रहा है, वाटर सिपोज करके आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर रॉक है, इसके नीचे वाटर जा नहीं सकता, तो वाटर क्या होगा, यहीं पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो, वाटर कलेक्ट। तो नीचे वाली क्या है, ये आपको बेड रॉक है, रॉकी है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से वाटर सिपोज करके नीचे अब नहीं जाएगा, तो वाटर यहीं पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस पर हो जाए। तो देखिए संकुचित और असंकुचित का मतलब क्या होगा। ठीक है, अब ये आपको क्या है, ये रॉक मटेरियल है, रॉकी मटेरियल। ठीक है, तो अगर ऊपर का पार्ट रॉकी मटेरियल नहीं है, क्या है, सिर्फ सॉइल का बना हुआ, भूमि का बना हुआ। ठीक है, सिंपल क्ले मिट्टी का बना हुआ, तो यहाँ से रिस रिस के वाटर यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असंकुचित एक्विफर। ठीक है, अनकन्फाइंड एक्विफर। अनकन्फाइंड एक्विफर को कैसे डिफाइन कीजिएगा, अनकन्फाइंड एक्विफर परजेंट, मतलब ये जो जल झरने होते हैं, ये असंकुचित जल जो होते हैं, ये इनके नीचे तो अपरागम्य रॉक होती है, अपरागम्य चट्टानें होती है। अपरागम्य मतलब जहाँ से वाटर सिपोज नहीं कर पाए, अपरागम्य चट्टानें हो, ऊपर में क्या होगी, ये परागम्य मिट्टी है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट आपको ये रिचार्ज होते रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। कभी कभी क्या होती है, जैसे देखिए ये जो एक्विफर, इसको कन्फाइंड एक्विफर बोलते हैं, इसके नीचे में देखिए आपको क्या है, रॉक है। तो अपरागम्य, अप क्या उसको बोलते हैं, अपरागम्य, अपरागम्य रॉक नीचे में है। ठीक है, और ऊपर में भी कभी कभी अपरागम्य रॉक ऐसे आ जाते हैं, आ जाती है। तो इसके जब बीच में, जब दो अपरागम्य रॉक के बीच में अगर पानी जमा है, तो इसको हम बोलते हैं संकुचित, मतलब संकुचन में है ना, दोनों तरफ से दबा हुआ है, इसको बोलते हैं संकुचित जलजल। ठीक है, कन्फाइंड एक्विफर। तो अब आपको ये क्यों समझना है कि ये आखिर आपके सिलेबस में क्यों डाला गया है, तो इसलिए आपको डाला गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कि जो अनकन्फाइंड जो एक्विफर है, ठीक है, अगर हम यहाँ से पानी अगर निकालते हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ से अगर पानी निकालते हैं, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती, कि जैसे ही वाटर आएगा, अब ये वाटर क्या होगा, इसमें धीरे धीरे बारिश होगा, यहाँ से सिपोज कर करके यहाँ पानी चला आएगा, इजिली पानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत होती है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से पानी यहाँ तो स्टोर हो गया, बट अगर हम सपोज कीजिए कि यहाँ से अगर हम पाइप डालकर पानी बाहर निकालिए, जल को हमने क्या किया, पानी का जल को पानी बाहर निकाल लिया, जल को जब पानी निकाल लिए, अब यहाँ से तो रिचार्ज नहीं हो रहा, ये रिचार्ज होता है वेरी लॉन्ग दूर, सपोज कीजिए ऐसे ऐसे गया है ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे जाकर के ऐसे, तो ये केवल यहाँ से इतना ही छोटा सा एरिया से रिचार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या है, इसको क्ले मिल रहा है, आगे मिट्टी मिल रही है, तो केवल ये यहाँ से रिचार्ज होगा, यहाँ से रिचार्ज होगा वाटर। ठीक है, तो जिस एरिया में कन्फाइंड एक्विफर होते हैं ना, वो एरिया का ग्राउंड वाटर ना बहुत जल्दी, बहुत फास्टली रेट से वो क्या होते हैं, घटने लगते हैं। उसके घटने का रीजन क्या होती है, कि जो इनका रिचार्ज एरिया है ना, वेरी बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर एरिया है,
ये जो रॉक है ना, ये रॉक जाके कहीं खत्म होगा, तब ना जाके यहाँ से ऐसे सिपोर्ट करके आएगा वाटर, तब यहाँ पे जाएगा। तो ये चीज है, भूजल आपको दो तरह के मिलते हैं। चलिए, तीसरी जल संसाधन क्या है? सतही जल संसाधन। ठीक है, सरफेस वाटर। अब सरफेस वाटर आपको पता है दो तरह के। ठीक है, सतही जल संसाधन मतलब वैसी जल जो पृथ्वी के सतह पे मिलती है, जैसे नदी हो गया, नाला हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या है? पृथ्वी के सतह पे है। हालांकि खारे पानी भी तो पृथ्वी के सतह पर है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको कहते हैं, बट सतही जल एक अलग से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब सतही जल दो तरह का। ठीक है, तो अगर लोटिक जल, लोटिक जल मतलब वैसी जल जहाँ पे पानी ना बहते रह रहा है, जहाँ पे पानी हमेशा क्या है? बहता है, जैसे नदियां हो गए, नाले हो गए, झरने हो गए, वहां पे पानी हमेशा क्या होती है? बहते रहती है। ठीक है, तो उस तरह के सतही जल निकाय को हम क्या बोलेंगे? लोटिक जल निकाय। एक होता है लेंटिक जल निकाय। लेंटिक जल निकाय, लेंटिक जल निकाय मतलब वैसी क्षेत्र जहाँ पे पानी क्या है? स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे आपको सपोज कीजिए कि तालाब। अब तालाब में पानी ना कहीं से बहता थोड़े, इसमें है तो है। तालाब हो गया, जलाशय हो गया, झील हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? आपको लेंटिक जल, मतलब यहाँ पे पानी स्थिर जा रहा है। ये तीन तरह के मैंने आपको स्रोत बताया, मैंने आपको तीन तरह के। ठीक है? एक आपको खारे पानी का स्रोत, एक आपको भूजल का स्रोत, और एक मैंने आपको बताया सतही जल। मैंने आपको चौथी स्रोत होती है वर्षा। ठीक है, वर्षा, वर्षा भी तो पानी का स्रोत है ना। वर्षा से भी सपोज कीजिए कि ये क्लाउड है, क्लाउड से वर्षा होती है, ये भी तो आपको एक जल का स्रोत ही है ना। तो पानी के स्रोत में, जल का स्रोत में आपको ये भी आती है, वर्षा भी आती है, रेन। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे देश में जो रेन में मौसमी और भौगोलिक वितरण में बड़े अंतर है। कहीं पे बहुत ज्यादा आपको जल आती है, कहीं पे बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये कुछ उसका अलग रीजन होती है, क्यों होती है। ठीक है, सॉरी। जल बहुत उपयोगी है। बिना जल के कुछ नहीं, जैसे सॉरी हमको प्यास लग गया। वर्षा, ये हो गया। पांचवी जल, जल का स्रोत क्या है? बर्फ, आइस। आइस भी एक जल का स्रोत है। जैसे आपको पता है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो हमारी ये जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, ये हमेशा बर्फ से यहाँ पे जमी रहता है, हमेशा यहाँ पे बर्फ रहता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध या ऊंचे जो पहाड़ हैं, जो टॉप माउंटेन है, माउंटेन के टॉप पे ग्लेशियर होता है। ठीक है, तो ये सब होती है। या उच्च अक्षांश जो होती है, वहां पे परमाफ्रॉस्ट सॉइल होते हैं, मतलब जैसे जो टुंड्रा रीजन होती है ना, ये जो आपको यहाँ पे जो 60 डिग्री, 60 डिग्री आपको जो नॉर्थ होती है, इसके ऊपर की रीजन टुंड्रा रीजन होती है। यहाँ की सॉइल आप देखिएगा जा करके ना, तो सॉइल के नीचे, ठीक है, ये आपको सॉइल रहेगा, सॉइल के नीचे कंप्लीटली ना आपको आइस रहता है। ये हमेशा थोड़ा सा, जैसे आपको कहीं कहीं पर देखिएगा, थोड़ी सी अगर मिट्टी हटाइएगा तो वाटर निकल, जल निकलने लगता है। तो यहाँ पे अगर मिट्टी हटाइएगा तो नीचे आइस रहता है। इसी इसी कंडीशन को हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट, जमे हुए मिट्टी, मतलब मिट्टी के नीचे आइस रहता है। तो बर्फ भी बहुत बड़ा स्रोत है पानी का, जो कि जानते हैं, जितनी सारे हिमालयन रिवर हैं, हमारी गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब रिवर में पानी का क्या है? बर्फ ही तो है। बर्फ से ही पानी ना, वाटर आपको आता है, वो पिघल पिघल के आपको आते हैं। बर्फ ही आपको पानी का स्रोत है, जल का स्रोत होंगे। ठीक है, अब जल का उपाय, जल का उपयोग। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जल का उपयोग हमने किस किस काम के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जल, जैसे मैंने कि देखिए, जल हमको लगता है कि बहुत सारा जल है, क्योंकि देखिए 97.5% जल तो हमारी क्या है? समुद्री जल है, खारे खारे जल है। ये क्या है? खारे जल है। ठीक है, वास्तव में जो हमारे उपयोग के लिए जो जल है, मनुष्य के लिए, ये WHO का डाटा है। WHO कहता है कि सिर्फ 1% से कम ही पानी मानव के लिए उपलब्ध है। क्योंकि देखिए 97 तो आपको ये उपयोग है ही नहीं, 97। और ये जो 25% है, ये 25% का करीब करीब 68 68% के आसपास ग्लेशियर है,
तो ये भी हम अपने उपयोग में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी तो रिमेनिंग सिर्फ ना करीब करीब 1% से कम भी, ठीक है, वो पानी मानव के उपयोग में होते हैं। ठीक है, और पानी का आपको पता है कि बहुत सारे अद्वितीय गुण है जल का, और इतनी सारी जल का अद्वितीय गुण है कि कई प्रकार से हमारे लिए। थोड़ी बहुत मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ गुण आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे जीवन की अधिकतर क्रियाएं, जो भी लाइफ के लिए जो भी चीजें जरूरी है, जो हमारे जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो भी है, हमारे भीतर जो भी प्रोसेस होती है, जो भी क्रियाएं होती हैं, सब कुछ जल के द्वारा ही मैक्सिमम क्रियाएं होती है। ठीक है, जैसे पोषक तत्वों को प्राप्त करना। ठीक है, आपको पता है, आप सॉलिड फूड खा लीजिए, सॉलिड फूड से कैसे होगा एनर्जी मिलेगा, हमको देखते हैं हमको पानी पीनी पड़ती है। ठीक है, हमको प्यास लगता है। ठीक है, तो खाना हमारे स्टोमक में जाता है, फिर हम पानी पीते हैं, इंटेस्टाइन में जाता है, तो हमको वो हेल्प करता है थोड़ी बहुत डाइजेशन में। तो पोषक तत्वों को प्राप्त करना। अच्छा, पोषक तत्व आपको प्राप्त करा, जैसे सपोज कीजिए कि प्लांट है, एक प्लांट है, ठीक है? थोड़ा तीसरा बन गया। ये देखिए, सपोज कीजिए कि प्लांट, अब सपोज कीजिए कि मेरी हायर प्लांट है। हायर प्लांट का मतलब हो गया कि इसका हाइट मान के चलिए कि 100 मीटर। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं 100 मीटर इसका हाइट, या 100 फीट ही मान लीजिए, 100 फीट है। अब सपोज कीजिए कि पानी तो यहाँ ग्राउंड में नीचे है, ठीक है, और ये सॉइल में है, सॉइल में ऐसे पानी है। ठीक है, अब ये वाटर को जल चाहिए, मतलब ये जो पौधे हैं, पौधे को जल चाहिए। अब जल चाहिए तो ये अपने रूट के द्वारा ये क्या करता है, जल लेता है। ठीक है, और प्लांट जो आपको पता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और फॉर्मेशन करता है तो फूड का। प्लांट मेक ए फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश, जो जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, वो भोजन किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। अब भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये आपको एटमोस्फियर से ले लेता है। भोजन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सनलाइट है। सनलाइट कहाँ मिलता है, ये भी एटमोस्फियर से मिलता है। सब भोजन बनाने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए ना, और जल चाहिए। ये जो जल है, ये जो न्यूट्रिएंट है ना, ये न्यूट्रिएंट कैसे जाता है, ये जो प्लांट जो जल अपने जाइलम के द्वारा जो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ये जो जल जो जाइलम के द्वारा प्लांट जो ऑब्जर्व करते हैं, इसी जल के सहायता से, इसी जल में न्यूट्रिएंट डिजॉल्व होकर के प्लांट के लीफ में चले जाते हैं। ठीक है, जो हम मटर खाते हैं, मटर खाते हैं तो हमको प्रोटीन मिलती है, चना खाते हैं तो हमको प्रोटीन मिलती है। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं से आपको प्रोटीन वाले कंपाउंड उसके अंदर गया होगा, तब तो प्रोटीन उसके अंदर बना होगा। ठीक है, तो आपको ये, इसीलिए जल को कहा जाता है कि पोषक तत्वों को प्राप्त करने में जल की अधिकांश जरूरी है। ठीक है, अच्छा, शारीरिक शारीरिक भागों में वितरण जो हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में सपोज कीजिए हमने खाना खाया, खाना इंटेस्टाइन होकर के हमको डाइजेस्ट कर लिया, हमको डाइजेस्ट कर लिए। अब वो डाइजेस्ट हो करके हमारे इंटेस्टाइन में है, तो हमको ये एनर्जी हमको अपने हैंड में चाहिए, ये एनर्जी हमको ब्रेन में चाहिए, ये एनर्जी हमको लेग में चाहिए। ये जहां जहां हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां वहां हमको एनर्जी लेके जानी है। तो एनर्जी जाती कैसे है, ब्लड के थ्रू जाती है। और ब्लड में होती क्या है, मैक्सिमम तो जल ही होती है। जो हमारे प्रोटोप्लाज्म होती है, मेनली 92% वाटर होती है। तो शरीर के भागों में वितरण के लिए भी तो इसका हेल्प है, ज्यादा इसका हेल्प होती है। ठीक है, इवन तापमान का नियंत्रण ये जल के द्वारा ही होती है। जैसे देखिए, आप गर्मी में, आप थोड़ा सा भी गर्मी में जाकर के देखिए, आपको पसीने निकल जाएंगे। तो पसीना क्यों होता है, पसीने का रीजन क्या होता है, पसीना इसीलिए शरीर से निकलता है कि तापमान को नियंत्रण कर दे। ठीक है, हमारी बॉडी कूल रहे। जैसे ही पसीना हमारी बॉडी से इवोपरेट होते ही, तो हमको ठंडा लगता है। ठीक है, तापमान को नियंत्रित करने, जैसे आपको गर्मी के सीजन में देखिए एक प्रोसेस होती है प्लांट में, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन से क्या होती है, वाटर लॉस होती है। और वाटर लॉस के लिए आपको पता है ये प्लांट कूल रहता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी ट्रांसपीरेशन इज नेसेसरी एविल बोलते हैं। तो जो वाष्पोत्सर्जन है एक आवश्यक बुराई है, बहुत जरूरी है। वाष्पोत्सर्जन से आपको पता है प्लांट ठंडे महसूस करते हैं, और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में भी आपको वाष्पोत्सर्जन का उपयोग है। जल के जल को ले जाने में वाष्पोत्सर्जन का उपयोग होता है। वाष्पोत्सर्जन नहीं हो तो जल आपको जा ही नहीं, ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। सब उपयोग है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से उत्सर्जन, जो हम लोग यूरिन एक्सक्रीशन जो हम लोग करते हैं,
ठीक है, या जो हम एक्सक्रीटा जो एक्सक्रीशन करते हैं, जो हम लोग सारे एनिमल जो करते हैं, ये बिना जल के संभव नहीं है। अगर जल नहीं रहता तो सोचिए कैसे एक्सक्रीशन को एक्सक्रीट किया जाता है। तो बहुत सारी जो हमारी शरीर की बहुत सारी जो ऐसी अधिक क्रियाएं हैं जो जल के द्वारा ही संभव है। जल का ही तो उपयोग है। और क्या उपयोग हो सकती है? लगभग सभी कार्य, जैसे कि पीने के लिए, सिंचाई के लिए, यातायात के लिए जो मैंने आपको बता रहा था, किसी चीज को धोने के लिए, वॉशिंग के लिए, युद्ध उद्योगों से अपशिष्ट निकास के लिए। ठीक है, आपको पता है जो हमारे एटॉमिक जो न्यूक्लियर जो आपको प्लांट होते हैं, एटॉमिक बिजली जो कारखाने होते हैं, उसमें आपको कूलेंट एज ए कूलेंट उपयोग होता है, टी का उपयोग होता है। टी क्या होता है? जल ही तो है। हेवी वाटर जिसको बोलते हैं, भारी जल जिसको, प्रशीतन, प्रशीतन के लिए। ठीक है, इवन हम जल का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी आपको कार्य हैं जो जल के द्वारा ही संभव है। ये चीजें होती है। अच्छा, पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रण करने के लिए भी जल का उपयोग। अगर जल नहीं हो तो पृथ्वी की क्लाइमेट रेगुलेट नहीं होगा। ठीक है, आप देखते हैं आपको यहाँ से ये पहले वाटर इवोपरेट होकर ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, फिर बारिश नीचे आता है। तो इस तरह से जलवायु को नियंत्रण करने में बहुत सारा जल का उपयोग होती है। जैसे विंड का डायरेक्शन, ठीक है, वो जल आपको मूवमेंट होती है। बहुत सारा आपने पढ़ा होगा, एल नीनो ला नीनो फिनोमिना, ये सब क्या है? जल अगर नहीं, ठीक है, एल नीनो ला नीनो फिनोमिना, जलवायु को नियंत्रण करने में बहुत बड़ा जल का उपयोग होता है। ठीक है, तो ओशन की करंट जो होती है, फ्लो करती है, उससे बहुत सारे आपको जलवायु हमारी कंट्रोल में रहती है। जलवायु एक नियंत्रण में चलते रहते हैं। ठीक है, इवन जल का उपयोग आपको धरती को स्वरूप प्रदान करने के लिए भी मानी जाती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये जो हमारे नॉर्थ नॉर्थ आपको, ये हमारी साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो अब सपोज कि आपको पता है ना, पृथ्वी अपने एक्सिस पे आपको घूमती है, रोटेट करती है, पृथ्वी रोटेशन करती है। तो धरती का जो स्वरूप है ना, आपको पता, ये आइस यहाँ जमा है, आइस यहाँ कोल्ड में है, तो ये सब धरती का जो शेप बनाने में ना, ये धरती, ये बहुत बड़ा इसका रोल है जल का। ठीक है, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब सारी जो ध्रुवीय जल है, ध्रुवीय जल आपको पिघल करके आपको यहाँ ओशन में चलेगा, क्या हो? ठीक है, तो मतलब ओशन में आने का मतलब है, ये देखिए, ये हमारी क्या है? सेंटर ऑफ द एक्सिस। ये हमारी पृथ्वी इसी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बर्फ जमा है, ये बर्फ हमारी क्या है? सेंटर ऑफ एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पिघल करके इक्वेटर पर आएगी, तो जल लिक्विड होगी ना, लिक्विड होगी तो पूरा इक्वेटर में स्प्रेड होगी। ठीक है, तो ये जो मास इतनी दूरी में कंसंट्रेट था, ये मास अब इतना दूर में पूरी अर्थ में कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, तो इसका जो अर्थ की जो हमारी रोटेशन है ना, उस रोटेशन को अफेक्ट पड़ जाएगी। अर्थ की जो घूर्णन प्रक्रिया है वो अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है? ये बहुत बड़ा धरती का स्वरूप को प्रदान करने में जल का उपयोग। उसमें जल में सब कुछ आ गया ना, तरल जल भी आ गया, ठोस जल भी आ गया, वाटर वेपर भी आ गया। तो ये एक आपके सिलेबस में टॉपिक है, वाटर विड्रॉन एंड वाटर कंजम्पशन। अब इसको देखिए, इसको टर्म से आपको समझना, ये टर्म है वाटर विड्रॉन एंड वाटर कंजम्पशन। ठीक है, एक्चुअली जो हम मानव जो जल के लिए उपयोग करते हैं, ये दो तरह से हम जल का उपयोग, एक को कहते हैं वाटर विड्रॉन, ठीक है, एक को कहते हैं वाटर कंज्यूम। अच्छा, कंज्यूम का मतलब क्या हो गया? खाना। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ये रिवर है, ये रिवर अपने यहाँ से फ्लो कर रही है। हम सपोज कीजिए कि हमने यहाँ से क्या किया कि रिवर का वाटर हमने ले लिया, ठीक है, और हम अपने घर में इसको सप्लाई किया। ठीक? अब इसे हमने स्नान किया, कपड़ा धोया, जो भी किया। और अच्छा, अब जो हमारे घर की नाली निकली, ये घर की नाली हमने इसको फिर से अगेन रिवर में डाल दी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वाटर विड्रॉल कंसेप्ट बोलते हैं। इसको हमने क्या बोलेंगे? वाटर विड्रॉल, मतलब जल के एक हिस्सा अक्सर स्रोत को वापस कर दिया। हमने जल यहाँ से लिए और कुछ जल को हमने फिर से वापस कर दिया। तो हमने क्या किया? वाटर विड्रॉल किया, फिर दे दिया। ठीक है, ताकि फिर से उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो इसको प्रोसेस को वाटर विड्रॉल बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को ये जल को हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय जल स्रोत। ये दोबारा अपने से बनते रहते हैं। एक होती वाटर कंज्यूम, ठीक है, वाटर कंज्यूम,
हमने यहाँ से पानी निकाला और ये पानी को हमने क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया। इस पानी को हम दोबारा उपयोग नहीं करें, दोबारा हम इसको ना वापस रिटर्न करके नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, तो उसके स्रोत में वापस नहीं किया जाता। इस प्रोसेस को वाटर कंज्यूम एक टर्म दे दिया गया, वाटर विड्रॉल। बोलिए आपको डेफिनेशन आ गया होगा, वाटर विड्रॉल, वाटर कंज्यूम। चलिए अब टॉपिक है विश्व में, ठीक है, टाइम थोड़ी बहुत और अब यहाँ पे पढ़नी है कि विश्व में कुल जल संसाधन कितनी है, इतनी है, ठीक है, एक वर्ष में। जो पृथ्वी पे जलवायु और भौगोलिक संरचना के अनुसार क्या है, डिफरेंट वितरित है, मतलब कहीं कहीं ज्यादा है, कहीं पे जल कम है। तो ये पूरे वर्ल्ड की अगर डाटा अगर आपको देखा है, पूरे विश्व की अगर बात की जाए, तो पूरे विश्व में जो हम जल का उपयोग करते हैं, तो जल की मैक्सिमम उपयोग हम कहाँ करते हैं, 70%, 70% हम उपयोग कहाँ पर कर लेते हैं जल का, कृषि में करते हैं, खेती में करते हैं। 20% उपयोग हम इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है, और 10% उपयोग हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक वर्क में, हाउस वर्क, घरेलू उपयोग। 70, 20, 90 और 10, 100। और जो औद्योगिक देश, औद्योगिक जो देश, इंडस्ट्रियलाइज जो नेशन है, जैसे आपको अमेरिका, अमेरिका इंडस्ट्रियलाइज नेशन, जापान इंडस्ट्रियलाइज नेशन, ये जो औद्योगिक जो देश है, यूरोपियन कंट्री आपको औद्योगिक देश है, जो औद्योगिक देश है वो क्या करते हैं कि मानव उपयोग के लिए जो उपलब्ध जो पानी है ना, वो आधे से अधिक उपयोग वो आपके लिए करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंट्री कितनी है, गिन दीजिएगा हाथ पे, हालांकि टोटल कंट्री भी आप गिन सकते हैं, बट औद्योगिक औद्योगिक देश बहुत कम है, लेकिन ये पानी का कितना उपयोग करते हैं, आधे से अधिक, मतलब मोर देन 50% वाटर का उपयोग ये उद्योग में करते हैं, ठीक है। ये हमने विश्व भर का डाटा आपको बताया था, विश्व भर में वाटर का सबसे ज्यादा उपयोग 70% कृषि में होती है। अब विश्व में सब कुछ आ गया, लेकिन स्पेसिफिकली अगर औद्योगिक देश का बात किया जाए, औद्योगिक देश में मोर देन 50% वाटर अकेले उपयोग कहाँ पे होती है, उद्योग में होता है, ये औद्योगिक देश में, ठीक है? जैसे बेल्जियम का देखिए, बेल्जियम के पास जितनी पानी है, टोटल 80% अपना पानी का उपयोग किसके लिए करता है, उद्योग के लिए करता है, ठीक है। बेल्जियम उद्योग के लिए कितनी अपनी पानी का उपयोग करता है, करीब करीब 80%। उसके पास जितनी वाटर रिसोर्सेज है, उसका 80% तो उद्योग, सबसे ज्यादा बेल्जियम उपयोग करता है पानी। ये मैंने वाटर शेयर आपको यहाँ पे मैंने मतलब आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका का वाटर शेयर 45% है, एशिया का 28 है, यूरोप का 15 है और अफ्रीका का 9%। एक कंटिनेंट वाइज हो गया, कंटिनेंट वाइज वाटर शेयर कितनी है। अब हम पढ़ते हैं भारत में जल का उपयोग कैसे होता है, भारत में जल का उपयोग कैसे होता है, ठीक है। देखिए भारत में मैंने आपको देखिए, एक होती है सतही जल जो पृथ्वी के सतह पर उपलब्ध है, एक होती है भूजल जो पृथ्वी के जमीन के अंदर उपलब्ध है। अब देखिए है क्या कि सतही जल हमारे पास है तो ज्यादा, सतही जल हमारे पास है ज्यादा, जैसे गंगा रिवर हो गया, यमुना रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, तो बहुत सारे रिवर में नदियां हैं, मतलब बहुत सारे रिवर में क्या है, जल है, ठीक। तो जल हमारे पास बहुत ज्यादा सतही जल है, लेकिन आप देखिए, सपोज कीजिए गंगा है, ठीक, ये हमारी इंडिया है, तो गंगा यहाँ से निकलती है ऐसे आके हिमालय में, आपको यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो गंगा हमारे इतना ही दूर के लिए अवेलेबल है ना, अगर सपोज कीजिए कि ये हमारा ये आपको ये इधर का जो साउथ वाला एरिया है, आप केरल का आदमी है, अब केरल के आदमी सोचे कि हम गंगा के पानी से खेती करें, तो ये संभव नहीं है। पाइप लगा के यहाँ से यहाँ केरल तक थोड़ी जगह गंगा जी के पानी जा सकती है, ठीक है। तो सतही जल तो है ज्यादा, लेकिन ये सभी जगह उपलब्ध नहीं। अब जिधर जिधर रिवर है, जिधर जिधर नहर कैनाल गई है, उधर उधर तो आप उपयोग करते हैं सतही जल। अब जिधर है ही नहीं कुछ, तो वहां से कहाँ उपयोग, ठीक। अब लेकिन भूजल का जहाँ बात की, अब भूजल जो होती है, वो भूजल पृथ्वी पे सभी जगह है, पूरे भारत में भूजल है। अंतर क्या है कि जैसे गांव में जाइएगा, रिवर साइड में जाइएगा, तो आपको 40 फीट पे, 50 फीट पे आपको पानी मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, अधिक से अधिक 100 फीट पे जल मिल जाएगा।
लेकिन वहीं अगर आप दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में आपको 400 फीट पे जल मिलती है, ठीक है, कहीं कहीं 300 फीट पे जल मिलती है दिल्ली में, कहीं कहीं 400 पर मिलती है, ठीक है, बट है तो जल ना। तो ये इसीलिए क्या बोलते हैं कि भूजल का क्या है, विकेंद्रीकरण आपको है, मतलब भूजल सभी जगह उपलब्ध है, और यही कारण होती है कि इसका उपयोग ना कृषि और पेयजल में सबसे बड़ा होता है। लेकिन अब यहाँ के लिए आप सपोज कीजिए कि ये जो केरल और ये सब जो एरिया है, कर्नाटका है, यहाँ का किसान को भी अगर भूजल का खेती करना है ना, तो आराम से पंपिंग से डालेगा, नीचे से पानी निकालेगा, खेती कर लेगा, ठीक है। यहाँ का भी किसान को अगर करना होगा, ये भी नीचे जमीन के अंदर पंपिंग से डालेगा, पानी निकाल करके खेती कर लेगा। अलग बात है कि दोनों का हाइट में डिफरेंसेस हो सकती हैं। अगर आप रिवर बेल्ट के अंदर है तो आपको कम ही फीट पे पानी मिल जाएगी, अगर रिवर बेल्ट पे आप नहीं है तो आपको ज्यादा नीचे आपको जानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए देखिए क्या होती है, भूजल का विकेंद्रीकरण, विकेंद्री उपलब्ध के चलते होते, डिसेंट्रलाइजेशन अवेलेबिलिटी के चलते होता क्या है कि इसका उपयोग बड़ा आसानी से होता है, ठीक है। सतही जल का उपयोग संभव नहीं है आसानी से। हाँ, सतही जल जिधर है उधर से आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब गंगा के रिवर के जो सामने जो अगल बगल के लोग होंगे, वो गंगा के रिवर से खेती कर लेते हैं, लेकिन अब इधर के साउथ के किसान नहीं खेती कर पाएंगे। चलिए, तो भूजल का उपयोग देखिए हम कैसे करते हैं। भारत का बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में 89% जो भूजल जो निकलती है, जो जल भूजल जो भूमि से जल निकाली जाती है, इसका 89% मतलब करीब करीब 90% हम क्या करते हैं, सिंचाई में उपयोग करते हैं, कि इरिगेशन में उपयोग करते हैं। 9% उपयोग हम घरेलू उपयोग, ठीक है। और 2% जल का उपयोग हम क्या करते हैं, औद्योगिक उपयोग में, इंडस्ट्री के। तो ये भारत का भूजल का उपयोग, भूजल का मतलब जो ग्राउंड वाटर जो हम निकालते हैं, उसका करीब करीब 90% उपयोग हम सिंचाई में करते हैं, 9% घरेलू उपयोग पानी पीने में करते हैं, नहाने में करते हैं, ये सब में करते हैं। केवल 2% भूजल का उपयोग औद्योगिक उपयोग किया जाता है। इंडिया में भूजल से इंडस्ट्री लगानी बैन है, फिर भी लोग 2% कर ही देते हैं। और अगर जहाँ तक बात है शहर और ग्रामीण की बात किया जाए, तो शहर में जो जल की उपयोगिता है, करीब करीब 50% जल की उपयोगिता भूजल से होती है शहर में, और 50% क्या होती है, सतही जल होती है। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। अब दिल्ली में सारे लोग पानी जो पीते हैं वो क्या है, यमुना का पानी है। ये जो यहाँ से कैनाल से आती है, रिवर से आपको वहां से हरियाणा से, उसी कैनाल को पानी को प्यूरिफाई करके आपको पानी पीनी है। मुंबई के जो लोग हैं, जो आपको इवन आपको जो मद्रास जो चेन्नई के जो लोग हैं, वो भी क्या है, उनको समंदर का पानी को डिसलाइज करके आपको पानी पिलाई जाती है। तो सर क्या है, सरफेस वाटर का बना, ठीक है। तो 50% जो स्रोत है ना, वो हमारी भूजल का उपयोग करते हैं, 50% अदर रिसोर्सेज जल का उपयोग करते हैं। लेकिन जो ग्रामीण जो आपको है भारत, जो आपको रूरल जो एरिया है, रूरल एरिया में करीब करीब जो हमारी 85% जो जल की जरूरत है ना, वो जल से पूरी होती है, ठीक? क्योंकि अब सारे जगह तो नल है नहीं, ठीक है। सारे जगह ये प्रोसेस है नहीं कि आप डिसलाइजेशन बैठा करके पानी सप्लाई कीजिएगा। तो गांव इलाका में अभी भी भूजल से ही 85% काम भूजल से ही। और देखिए जो मीठे जल हैं उनकी जो विड्रॉन है, जो जमीन से जो निकाल रहे हैं, पिछले 50 वर्षों में 3 गुना अधिक ज्यादा हम मीठा जल को निकाल रहे हैं। इसलिए देखिएगा ग्राउंड वाटर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है पूरे इंडिया में, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है ग्राउंड वाटर पूरे इंडिया में ड्रास्टिकली, ठीक है। ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, मीठे जल की मांग सालाना कितनी है, करीब करीब 64 अरब घन मीटर। जो फ्रेश वाटर की जो डिमांड है भारत में 64 अरब घन मीटर, 1 घन मीटर में 1000 लीटर, ठीक है। हाल के वर्षों में जो आपको ये जो मैंने आपको बताया कि 50 वर्षों में 3 गुना अधिक हो गई है जल निकासी, ठीक है। इसका मेन कारण क्या है कि हमारी जीवन शैली और खाने की आदतों में बदलाव, मेन कारण यही है, ठीक है। जो हमारी प्रति व्यक्ति जल की खपत जो बढ़ती जा रही है, इसका एक रिक्वायरमेंट है जीवन शैली और खाने की आदतों में बदलाव, ठीक है। ये जैसे
आजकल देखिए लोग बात बात में चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, मतलब ऐसे ही लोग लगता है कि क्या है, चलो बैठे हैं चाय पी लेते हैं, दिन भर में 4 कप चाय पी लेते हैं, 5 कप चाय पी लेते हैं। ठीक है, आपको तो लगता है कि आपने 1 कप सिर्फ चाय पिया है, ठीक है, आपने सिर्फ लगा आपने सिर्फ 4 कप चाय पिए, ठीक है, इसमें से जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके लिए तो कोई मायने नहीं होगा, 4 ही कप तो पिए हैं, कितना का है, ठीक है। लेकिन आपको पता है 1 कप चाय बनाने में, चाय बनाने का मतलब होती है कि आपको सपोज कीजिए कि चाय का हमने पहले प्लांट लगाया, ये प्लांट ग्रो करेगा, फिर यहाँ से हम लीफ यहाँ से हम तोड़ेंगे, इसको प्रोसेसिंग करेंगे, फिर इसको हम चाय पत्ती बनाएंगे, ठीक है। और चाय पत्ती बनाने के बाद फिर इसको हम ले करके आपके घर में आएंगे, फिर आप अपने घर में आपको अपनी गैस पर इसको चढ़ाइएगा और आप चाय इसे बनाइएगा, ठीक है। तो आप 1 कप चाय के लिए आप सपोज कीजिए कि 1 कप पानी या आधे कप पानी डालते हैं, बाकी दूध डालते हैं, ठीक है। तो आपको तो लगता है कि हम 1 कप चाय पिए तो उसमें 1 कप पानी है, लेकिन ये यहाँ से लेकर के यहाँ की जो प्रोसेस है, ये जो चाय का जो प्लांट जो जर्मिनेट हुआ है और यहाँ से जो प्रोसेसिंग होकर चाय यहाँ पे आई है, 1 कप चाय के लिए ये जो हमारी नेचर है ना, ये जो प्रकृति है, ये अपनी बहुमूल्य पानी करीब करीब मानी जाती है 35 लीटर पानी बर्बाद किया। नेचर ने अपनी 35 लीटर पानी वेस्ट किया है, मतलब उपयोग किया है, तब जाके 1 कप चाय बनती। और आप लोग मजाक मजाक में हम लोग चाय पी लेते हैं, तो मजाक मजाक में चाय की जब जरूरत हो तभी चाय पीनी चाहिए। तो जो हमारी आजकल जो खाने के, अच्छा आजकल देखिएगा नॉन वेजिटेरियन ज्यादा मतलब हो गया है, हम मटन खाना चाहते हैं, हम चिकन खाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो जितनी सारी जो आजकल बर्गर पिज्जा लोग बहुत ज्यादा खाने लगे हैं, ठीक है, जो रोटी नहीं खाएंगे लेकिन बर्गर पिज्जा, सब कोई जानता है कि रोटी में ज्यादा शक्ति मिलता है, लेकिन नहीं खाएंगे हम बर्गर पिज्जा। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे अमीर लोग होते हैं, ठीक है, अच्छा इसमें कुछ डॉक्टरों का भी रोल होता है, ठीक है। आपको ना एक गलत एक आपको ना एक हवा बना दिया गया, ठीक है। अब देखिए कोरोना काल में जिसके पास पैसा भी नहीं है उसको भी लोग बोलते हैं कीवी खा लो तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अरे भैया कीवी न्यूजीलैंड में होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे इंडिया में पौधे हैं, तुलसी का पौधा रोज खाओ ना, इम्यूनिटी ऐसी ही स्ट्रांग हो जाएगी। अब इसके लिए कीवी खाने की क्या जरूरत है, एक कीवी का कीमत आपको 25 रुपया है, पैसा तो छोड़िए, जल का कितनी बर्बादी होगी। कीवी होती है न्यूजीलैंड में, सोचिए न्यूजीलैंड से कीवी अगर आएगा इंडिया में तो कितना ज्यादा उससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, इसमें कितनी ज्यादा जल का उपयोग हुआ, पॉल्यूशन का उपयोग हुआ, पैसा तो छोड़िए, कितनी ज्यादा आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं इम्यूनिटी के नाम पे, आपको लोग मूर्ख बनाते हैं। हमेशा देखिएगा मोदी जी हमेशा बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, आप जहां पे है ना, आप कोशिश किए, आपने इकोसिस्टम टॉपिक पढ़ा है, इकोसिस्टम आपने पढ़ा है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट 2 घटक होते हैं, ठीक है। तो नेचर ने अगर जैविक घटक बनाया है ना, तो जैविक घटक को सरवाइव रखने के लिए नेचर वहां पे अजैविक घटक वैसे बनाए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे गर्मी का सीजन है, अब गर्मी के सीजन में आप तरबूजा खाइए, खरबूजा खाइए, ठीक है। अब लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि गर्मी के सीजन में भी अब चाय पीते हैं। अब गर्मी के सीजन में चाय पीने की कौन आदत है, गर्मी के सीजन में लोग ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। ये जो हमारी खाने की आदत आजकल इतनी ज्यादा चेंज हो गई है, कोई तरबूजा खरबूजा खा नहीं रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे डेली ड्राई फ्रूट खाते हैं, अरे ड्राई फ्रूट आपको ठंडी के दिनों में खाओ, ठीक है। तो इसीलिए ना ये जो हमारी जीवन शैली है, अच्छा जीवन शैली देखिए, आजकल शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसके यहाँ 5 क्लॉथ से 5 कपड़ा से कम कपड़े हो। आपको पता है, आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, हम 10 सेट कपड़ा खरीद लिए, लेकिन जरा सोचिए ये प्रोसेस जरा आप समझिए, ये जो कपड़ा आपका बना होगा, ये जो जिस अब ये बनने में ये कितना ज्यादा वाटर लॉस हुआ, कितनी ज्यादा वाटर लॉस हुई। आपको पता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, चावल, चावल जो हम खाते हैं, 1 केजी चावल, 1 केजी चावल जो आपने सपोज कीजिए हमने गैस में अपनी बर्तन में 1 केजी चावल बनाए, ठीक है। तो ये जो चावल बना है ना, ये चावल जब यहाँ से जो खेत में जर्मिनेट हुआ है, इसको प्रोसेसिंग होकर आपके खेत में आपके घर में चावल आया है, इसमें 1 केजी चावल में करीब करीब 3000 लीटर वाटर लगती है। तो सोचिए अगर आप
100 ग्राम चावल अगर आप वेस्ट करते हैं शादी ब्याह में किसी फंक्शन में, तो 100 ग्राम का मतलब हो गया 300 लीटर पानी आप नेचर का बर्बाद किए। 100 ग्राम छोड़िए, अगर आप 10 ग्राम अगर आप चावल वेस्ट कर रहे हैं अपनी थाली में, तो मतलब है नेचर का आप 30 लीटर पानी आप वेस्ट कर दिए। और सोचिए नेचर आपको माफ करती होगी? अगर रियली में गॉड होंगे तो ये क्या आपको आपके बारे में सोचते होंगे, जिन्होंने अपनी इतनी बहुमूल्य जल को लगा करके जिस चीज को जर्मिनेट किए हैं, आप उसको ऐसी थाली में छोड़ देते हैं। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि खाना उतना ही अपने थाली में लीजिए जितना खा पाइए, क्योंकि नेचर ने इस खाना को बनाने में ना बहुत सारी अपनी एनर्जी वेस्ट की है, अपनी पानी लगाई है, बहुत कुछ अपनी जल का उपयोग किया। और ये जो हमारी जीवन शैली और खाने की आदत है ना, इसी के बदौलत हमारी जो ये डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जल की आवश्यकता हमारी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा लोकल फॉर वोकल, ठीक है। देखिए जल की कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में 1% पानी कम हो जाए, 1%, तो हमें प्यास लग जाती है। अगर यही जल अगर हमारी बॉडी में 10% कम हो जाए ना, तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारी बॉडी में कितनी जल की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, वही सब मैंने आपको अभी बता दिया कि सतह और भूजल से अत्यधिक दोहन, अभी अत्यधिक दोहन हो रही है। देखिए सतही जल जो हमारे यहाँ इतनी है, इसमें केवल 50% लाभकारी उपयोग के लिए होती है, ठीक है। इतनी हमारे यहाँ भूजल का उपयोगी क्षमता है, ठीक है, लेकिन इतनी भूजल को दोहन किया जा रहा है, हम इतना ही अभी निकालते हैं, ठीक है। जल हम क्या करते हैं, अत्यधिक दोहन करते हैं। जल ओवरड्राफ्ट एक रूप है जो लंबी अवधि के जल, अब अत्यधिक दोहन का मतलब क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट जल, वाटर ओवरड्राफ्ट हम किसको बोलते हैं, अत्यधिक दोहन किसको बोलते हैं, जब हम लंबी अवधि के लिए जल को निष्कास मतलब निकाल लेते हैं, उसका पुनर्भरण नहीं करते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अति दोहन बोलते हैं। मतलब समझ कीजिए कि जो हमारी ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे वाटर स्टोरेज है, ठीक है, इस वाटर को हमने निकाल दिया, पानी हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, पंपिंग सेट से, ठीक है, मशीन लगा के पानी निकाल लिया। अब इसको रिचार्ज होने में बहुत लंबा समय लगेगा ना, तो अगर अत्यधिक समय लग रहा है तो इसको हम जल ओवर, अगर सपोज कीजिए कि एक साल में यहाँ पे सपोज कीजिए कि 1000 लीटर वाटर रिचार्ज हो जा रही है ग्राउंड वाटर की थ्रू, इस तरह से वाटर डिस्पोज की, तो अगर हम ये 1000 लीटर अगर पानी निकाल रहे हैं तो फिर ठीक है, कोई खराबी नहीं है, उसको ओवरड्राफ्ट नहीं बोलेंगे। मतलब रिचार्ज होने से ज्यादा अगर पानी निकाल रहे हैं तो इसको हम अति दोहन, और यही अति दोहन अत्यधिक दोहन पानी की कमी का प्रमुख कारण आजकल बनती जा रही है, ठीक है। जो हम अत्यधिक उपयोग किए जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल हम अपनी चेंज करके रखे हैं, हमको खाने का आदत के चलते हम अत्यधिक दोहन किए जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में जल संसाधन भूतपूर्व दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हमारी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस हो रही है, ये हमारी जल संसाधन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, जल संसाधन को हमारे बहुत ज्यादा उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने पानी की कमी का कुछ कारण दिया गया है, ये सब चीजें आपके एग्जाम में आती हैं कि क्या रीजन है कि हम अत्यधिक पानी के कारण अत्यधिक दोहन करते हैं, जल की कमी का क्या कारण है, जल क्यों अधिक ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है कि अनुचित जल पर संसाधन पर, हमारे यहाँ ना जल प्रबंधन नहीं है, जल का मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ सरकार की भी कमी है, कुछ हमारे भी कमी है, ठीक है। अनुचित जल संसाधन प्रबंधन, बहुत सारे जल हमारे यहाँ जैसे देखिएगा, शहर में जो नाली से जो नल से आती है, कहीं कहीं नल पता चला है टूटा हुआ है, वहां से पानी लीक कर रही है, ठीक, कुछ मतलब नहीं। बहुत सारी ऐसी जल संसाधन प्रबंधन है, जैसे सबसे बड़ा है, अगर आप गांव देहात में जाइएगा तो ऐसे रिवर होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बगल में क्या है, एग्रीकल्चर खेत बना रहा है, ऐसे एग्रीकल्चर खेत बना रहता है, ठीक है, अब इसको इरिगेट करना रहता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक एक यहाँ से कैनाल निकाल लेते हैं, और इसी कैनाल से क्या होती है, ये वाटर इरिगेट किया जाता है, ठीक है। तो अब एक नियम क्या होती है ना, कि अब यहाँ पे देखिए एक कैनाल यहाँ पे ऐसे लगाया गया होगा कि अगर यहाँ पे वाटर अगर ओवर वाटर हो जाए, तो ये ओवर वाटर धीरे धीरे फ्लो होकर फिर से इस रिवर में यहाँ पे रिटर्न हो जाए, ठीक है। लेकिन पता चलता है ना कि ये नाला ही नहीं, ये तो है लेकिन इसको बंद कर दिया गया, ठीक है, या किसी कारण से जाम हो गया, ठीक है, इसको लोग इसको काट करके हटा दिए हैं, क्योंकि इससे खेती नहीं होती थी, ये ओवरड्राफ्ट के लिए रखी हुई थी कि अगर यहाँ अत्यधिक पानी आ जाए तो ये रिटर्न हो जाए इस कैनाल में, इस नहर में रिटर्न हो जाए,
लेकिन इसको क्या कर, इस पे लोग घर बना लेते हैं, ठीक है, इसको लोग बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब चूंकि यहाँ से तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो हो गया, अब ये पानी यहाँ पे स्टोर होते रहते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ स्टोर हो गया, जल जमा हो गया, तो अनुचित जल संसाधन प्रबंधन इंडिया में हर एक एरिया में आपको मिलता है। तो एक ये कारण होती है। और ये कारण क्या हो सकती है कि हमारे यहाँ जो डिजाइन है, जो भी कानून और नियमों के डिजाइन और कार्यान्वयन में कमियां हैं, हमारे जो हम कानून बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारे यहाँ कमी हो जाती है। पानी की अत्यधिक मांग हमारे यहाँ बढ़ गई है। वास्तविकरण दिन ब दिन जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रही है, अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है, और अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है तो क्या होगा, वाष्पीकरण हो रहा है, और वाष्पीकरण से सतही और भूजल की अधिक मात्रा में वाष्पित हो गई, यही कारण है। प्रदूषण भी कारण है, वनों की कटाई भी एक कारण है, ठीक है। आपको पता है ना, जो फॉरेस्ट होते हैं क्लाउड को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एक्चुअली होता है कि जितना ज्यादा ट्री होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन में क्या होती है, वाटर वेपर लॉस होती है, और यही वाटर वेपर तो धीरे धीरे एटमोस्फियर में जाएगी, तो फिर एक क्लाउड बनेगा, क्लाउड में हेल्प करेगा और पानी बनेगा। तो वनों की कटाई से भी जल की लॉस हो रही है। खराब भंडारण है, हमारे यहाँ भंडारण की अच्छी सुविधा नहीं है, और एक ये भी रीजन है कि बारिश भी आजकल कम हो रही है जलवायु परिवर्तन का, ये सब पानी की कमी। आपके सिलेबस में कुछ आपको बाढ़ पढ़नी है, ठीक है। बाढ़ किसको बोलते हैं, फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या है, देखिए ये हमारी है रिवर, ठीक। तो अब रिवर को फ्लडिंग कैसे बोलेंगे, ये रिवर का आपको क्या होती है, तटीय क्षेत्र होती है, ये रिवर बैंक होती है, ठीक है। जब पानी, जब जल क्या होगा, इस रिवर से ओवरफ्लो होकर के बाहर आने लगेगा, ठीक है, मतलब जल की स्तर बढ़ जाती है। जब जल की स्तर बढ़ हो जाएगी तो जल पानी से नदी से बाहर आ जाएगी, और बाहर आएगी तो इधर का जो एरिया होगी क्या होगा, जलमग्न हो जाएंगे। इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं, बाढ़, बाढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नदी के किनारे या नदी के तट पर उच्च जल स्तर की स्थिति, जिससे भूमि जलमग्न हो जाती है, उसे बाढ़ कहते हैं, ठीक है। देखिए इंडिया में आपको 17, 18, 19 में गुजरात के और महाराष्ट्र में भयंकर बाढ़ आया था, ठीक है। इस बाढ़ की समस्या निपटने के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी नदियों को जोड़ दिया, ठीक है। अब सपोज कीजिए गंगा नदी को हम जोड़ दिए दूसरे नदी, अगर यहाँ पे फ्लडिंग हुआ तो इसका पानी हम दूसरे रिवर में डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है। नदी की जोड़ना तो ठीक है नदी की जोड़ने से फ्लड की समस्याएं तो हो जाएंगी, ठीक है, सूखा की समस्याएं आप सोल्व कर लीजिएगा कि यहाँ का ओवरफ्लो पानी इधर ड्राई एरिया में अपने ट्रांसफर कर दीजिएगा, लेकिन इससे ना बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म में नुकसान होने जा रहा है, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा कि नदी के जोड़ो, नदी के आपस में जोड़ने की नुकसान क्या है, बहुत सारा नुकसान होगा, ठीक है। तो चलिए, लेकिन बाढ़ की समस्याएं के लिए एक समझिए, एक निदान आप पूछ सकते हैं। बाढ़ की प्रमुख कारण क्या है, तो बाढ़ की प्रमुख कारण हो सकती है कुछ एक मौसम संबंधी कारक है, मतलब मौसम के चलते बाढ़ आ जाती है, जैसे अचानक से भारी वर्षा हो जाए, ठीक है, अचानक से चक्रवात आ जाए, अचानक से बादल फट जाए, क्लाउड ब्रस्टिंग हो जाए, तो उससे भी आपको फ्लडिंग हो जाएगी। कुछ भौतिक कारक होती है, ठीक। भौतिक कारक में क्या हो गया, जैसे रिवर है, रिवर का जल ग्रहण क्षेत्र होती है, जैसे गंगा है। अब गंगा रिवर ना देखिएगा, इधर से बहुत सारे रिवर ना, छोटी छोटी रिवर आकर के गंगा में पानी डालती है, ठीक है। तो जिस रिवर का जितना बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र होगा ना, उस रिवर में उतना ही ज्यादा फ्लड आती है। जैसे आपको कोसी नदी देखनी, बिहार में हमेशा कोसी नदी बाढ़ लेकर आती है। अब वो आती है, माउंटेन एरिया से आती है, उसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा इधर से भी अगर यहाँ पर भी बारिश हुआ तो ये पानी यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी बारिश हुआ तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इधर से भी पानी आया तो इधर आ जाएगा, तो अधिक जल ग्रहण होती है। अब पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था, अब शहर में देख लीजिए, 10 मिनट बारिश होती है तो रोड पे पानी लग जाती है, क्यों लगती है कि हमारी ये निकासी की व्यवस्था नहीं। कुछ हमारा भी कारण है, मानवीय कारक भी है फ्लड आने के लिए, जैसे वन की कटाई हमने कर दिया, गाद की समस्याएं हो जाती है, क्योंकि देखिए कभी एक प्रोसेस होती है ना, क्योंकि आप देखिए रिवर जब पानी वाटर ऐसे चलता है ना, रिवर अपने साथ सेडिमेंट लेकर के चलता है, ठीक है, सेडिमेंट लेकर के चलता है, क्योंकि रिवर पहाड़ से आती है, मिट्टी को काटते उड़ते चलती है, तो अपने साथ छोटी छोटी मिट्टी के कण लेकर के आता है, बालू का कण लेकर आता है, और ये मिट्टी का कण धीरे धीरे रिवर के बेड पर ना ऐसे ऐसे सेटल होते जाते हैं, गिरते जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि मिट्टी का नीचे ना, आपको मिट्टी इस तरह से जमा होते जाता है, तो जब नीचे नीचे ज्यादा मिट्टी जमा हो जाएगा तो थोड़ा सा भी आपको इसमें पानी आएगा तो फ्लड हो जाएगा,
इसीलिए गाद को क्या किया जाता है, हमेशा देखिएगा इसको निकाला जाता है। ये गाद की भी समस्या है। जैसे मैंने अभी आपको कृषि पद्धति बता रहे थे, दोषपूर्ण कृषि पद्धति भी एक रीजन है। अब अब आजकल हम लोग क्या करते हैं, जैसे डायरेक्ट कैनाल लगा लेते हैं, इधर से यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे हम लोग करते पानी में। इससे बढ़िया है कि हमारे यहाँ क्या लगे कि आपने देखा होगा गार्डन में फुहेरा लगा हुआ रहता है, वैसा फुहेरा लगा दीजिए जिससे कम पानी में आपको पूरी खेती हो जाए। तो उससे आपको क्या होगा कि ओवरफ्लो नहीं होता है। एक मानवीय कारण में आपको क्लियर हो गया। बांधों के फटने से हो जाती है। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे डैम बनाया है, अचानक से डैम टूट गया तो डैम टूटेगा तो फ्लड आएगा नहीं आएगा। शहरीकरण भी एक समस्या है। अब शहरीकरण में हम क्या हो रहे हैं, टोटल इंक्रोचमेंट करते जाते हैं, फ्लड तो आएगा ना। अब जैसे दिल्ली का एक एग्जाम्पल देखिए, आपको दिल्ली में कुछ लोग होंगे, हमारी यमुना रिवर है, ठीक है, यमुना रिवर के बगल में रिंग रोड है। रिंग रोड है, आपको पता है रिंग रोड से ये जो वजीराबाद है, वजीराबाद रिंग रोड से लेकर के यमुना तक, ये पूरा यमुना का रिवर फ्लड एरिया है। ठीक है, ये रिवर का बेड है। ये रिवर अपने लिए एक जगह बना करके रखती है कि कभी कभी 50 साल 60 साल में ना रिवर में अचानक से कुछ ऐसी नेचुरल कारण होती है, इसमें अचानक से ओवरफ्लो है, पानी ज्यादा आएगा नहीं आएगा। इसीलिए रिवर एक अपना एरिया बना करके रखती है कि जब ज्यादा पानी आता है तो वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाए। और हमने यहाँ पे घर बना लिया। अब घर बना लिए तो गलती हमारा है ना, कि हमने रिवर के बगल में जाके घर बनाया है। रिवर तो अपने लिए जगह बनाई थी कि जब हमारे यहाँ ज्यादा पानी आ जाएगा तो हम इसको यहाँ पे स्टोर करें। तो जहिया पानी आएगा, जब जब भी ज्यादा पानी आएगा तो क्या होगा, फ्लडिंग आ जाएगी, ये सारा घर डूब जाएंगे। तो ये भी रीजन है। ठीक है, सेम टॉपिक आपको है ड्राउट। ठीक है, जैसे उसका एकदम अपोजिट हो गया। ड्राउट का मतलब क्या होती है, देखिए ये हमारी वाटर होती है, ये हमारी क्या सॉइल है। सॉइल को अगर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ऐसे ही दिखेगा, सॉइल पार्टिकल फॉर्म में दिखता है। और सॉइल का पार्टिकल क्या होता है, अपने चारों तरफ इस तरह से मिट्टी को पकड़ करके रखता है। ये सब जितनी सॉइल की पार्टिकल है ना, अपने चारों तरफ ये मिट्टी को पकड़ के ऐसे रखता है। ड्यू टू द एडहेसिव फोर्स होती है, सरफेस टेंशन आपने पढ़ा होगा। ये मिट्टी के अपने चारों तरफ से पकड़ के रखता है। ठीक है तो सूखा क्या होता है, यही मिट्टी को नमी प्रदान करता है। यही जो वाटर है मिट्टी को नमी प्रदान करता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट आ जाए, तो ये जो वाटर है धीरे धीरे सूखते जाता है। ठीक है, मतलब मिट्टी की जो नमी है ना, नमी का हानि होने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, सूखा बोलेंगे। सूखा हम किसको बोलते हैं, कि सूखा क्या है, एक विशिष्ट अवधि के लिए जल या नमी की उपलब्धता में सामान्य से ज्यादा कमी हो। अगर जितनी नमी होनी चाहिए उससे अगर ज्यादा कमी हो जाए नमी के, तो हम क्या बोलेंगे कि सूखा आ गया। ठीक है, या इसको कैसे सूखा को डिफाइन कीजिएगा, कि कृषि पशुधन उद्योग आदि मानव आबादी की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जल में अगर कमी आ जाए तो बिल्कुल बोलेंगे सूखा हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियली जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है, ये सूखा को कैसे परिभाषित करता है, कि किसी भी क्षेत्र में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा, जो भी हमारे यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होता है, उसमें सामान्य वर्षा से अगर 75% से कम वर्षा हो, तो हम क्या बोलेंगे, उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट सूखा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर वहां पे सामान्य वर्षा से 75% से कम वर्षा हो, तो हम बोल देंगे कि वो एरिया क्या हो गया, सूखा एरिया घोषित हो गया। ठीक है चलिए, करीब करीब देखिए 80 देश है ना जो सूखे का अनुभव आजकल करने लगे हैं। बहुत सारा ड्राउट आपको इंक्रीज हो रही है, पानी की समस्याएं हो रही है। ठीक है, ये ड्राउट का रीजन क्या है, ये मेनली क्या है, मानव जनित गतिविधियां ही जो सूखे का रीजन है। जैसे वनों की कटाई हो गया, अतिचारण भी और खनन भी एक, अतिचारण भी एक रीजन है। अतिचारण क्या होती है, ये जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर आपको देखिए इस तरह से ग्रास होती है, ग्रास होती है इस तरह से, छोटे छोटे इस तरह से ग्रास जर्मिनेट करता है। ठीक है, इस तरह से जर्मिनेट करके ग्रास। अब ये ग्रासेस क्या करते हैं ना, अब यहाँ से सनलाइट आएगा ना, तो सनलाइट से ना इस मिट्टी को प्रोटेक्ट, एक लेयर बनाती है, इससे मिट्टी ज्यादा गर्म नहीं होती है, तो यह नमी को लॉस नहीं ग्रासेस करने देते। अब आपने क्या कर दिया कि इसको, इस सारा को ना जानवर सब क्या क्या खा गए, अतिचरण हो गया, अतिचारण हो गया, अति जानवर को खा गए, तो मिट्टी तो डायरेक्टली एक्सपोज हो गया ना सनलाइट से, तो ड्राउट आ सकता है। इसलिए अतिचारण भी, खनन भी एक कारण है। ठीक है, अब इस समस्या को निपटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सामाजिक वानिकी कीजिए, मतलब लार्ज स्केल पर क्या कीजिए कि फॉरेस्ट को लगाइए, वन को लगाइए।
ठीक है, जो भी हमारे यहाँ बंजर भूमि है उसको केमिकल उमिकल डाल करके उसको जो भी आपको प्रोसेस है उसको सुधारिए। ठीक है, मिश्रित फसल का सावधानी पूर्वक चयन कीजिए, मतलब समय समय पे यहाँ पे कौन सी रोटेशन आपको फल के फसल की करनी चाहिए। ठीक है, अभी पैडी लगाया तो अगला बार दूसरा क्रॉप लगाएंगे, उसके बाद अलग क्रॉप लगाएंगे। ठीक, और सबसे बड़ी चीज है कि स्वदेशी ज्ञान का उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि स्वदेशी ज्ञान जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है ना, उसके तहत हम सूखा से निपट सकते हैं। बहुत सारे ऐसी फसल हैं, ऐसी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है कि हमको ड्राउट से निपटने में हमको हेल्प। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, थैंक टू ऑल ऑफ यू। ये हो गया जल संसाधन। ठीक है, मैं कुछ थोड़ी सी एक दो टॉपिक आपको बचा है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, हेलो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, होपफुली यू एंजॉय द सेशन। ओके, ओ अगर किसी हेलो। को डाउट है तो आप हमको चैट बॉक्स में जो MS टीम का है उस पर लिख दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके। एंड कर रहे हैं सर। ओके सर।